अब अगर दोबारा इस असद के बच्चे ने मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। माहिम और माही का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जले पैर की बिल्ली बनी लाउंज में चक्कर काट रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान के जिसकी शान में वो गुस्ताखी कर रही है वो लॉन्च के दरवाजे में ही खड़ा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। निदा ने माही को इशारा करके चुप होने के लिए कहा भी था, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं थी। यार निदा, तुम खुद मुझे एक बात बताओ, अगर वो घर का बड़ा बेटा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। इतना अच्छा भला अमेरिका में बैठा हुआ था, पता नहीं यहाँ क्यों हमारे सीनों पर मूंग दलने के लिए आ गया। कसम से कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के लोगों से भी वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। असद के सब्र का पैमाना अब के बाद लबरेज हो गया। जब से वो हवेली में आया था तब से इस लड़की की फजूलियात सुन रहा था और बर्दाश्त भी कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो दादा जान की सबसे लाडली पोती थी और उसे कुछ भी कहना दादा जान से पंगा लेने के मुतरादिफ था। निदा ने असद को लॉन्च में दाखिल होता हुआ देखकर वहां से दौड़ लगा दी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो इस तरह से डर कर भाग रही हो जैसे उस जल्लाद को देख लिया। वो ये कहकर माही जैसे ही पलटी असद को सामने पाकर उसका चेहरा लट्ठे की मानन सफेद हो गया। उसने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। असद के माथे पर लातार बल पड़े हुए थे और वो इस दुबली पतली सी लड़की को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अरे चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना जो कह रही थी। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मेरे बारे में किस कदर नादिर ख्यालात हैं तुम्हारे। तो कहते थे तुम तो बहुत बदतमीजदार हो। वो इसके चेहरे के करीब झुकते हुए गुर्रा कर बोला। वो वो असद लाला, वो मैं आपकी बकरी की तरह मैं लगाई हुई है। देखो लड़की, काफी अरसे से मैं तुम्हारी ये फजूल की बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर दोबारा तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत कहा तो जान से मार डालूंगा। ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग समझ लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। ये कहकर वो अंदर की तरफ जाने ही लगा था कि माही की जबान में फिर से खारिश हुई। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, हम जैसे किसी बहुत बड़े रियासत के शहजादे हो। इस जैसी शक्ल वाले को तो मैं अपने घर की सफाई के लिए भी ना रखूं। हम और देखो, मुझ पर गुस्सा ऐसे कर रहा है जैसे अमेरिका से नहीं बल्कि सिकंदर आजम की तरह आधी दुनिया फतह करके आया हो। असद उल्टे कदमों पलटा था। माही ने फौरन अपने लबों पर हाथ रखा। जाने अनजाने मुंह में वो फिर से ऊंची आवाज में अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी थी। इससे पहले कि वो माजरत करती, असद ने उसे लॉन से बाहर निकलने का इशारा किया। वो मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। माही ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन असद ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका ना दिया। मरती क्या ना करती, वो मुंह बनाए सर झुकाए लॉन से बाहर निकल गई। उसे हमेशा अपनी लंबी जबान की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ता था। उसकी अम्मी जान अक्सर ही उसे कहती थी कि जिस दिन तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करना सीख जाओगी उस दिन तुम्हारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। असद उसे लेकर हवेली के पिछले हिस्से में आ गया था। शाम का वक्त था और हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। असद ने मुलाजिम को लाइट ऑन करने का हुक्म दिया और खुद लॉन में रखी कुर्सी पर जा बैठा। सुबह बहुत तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से दरख्तों के पत्ते पूरे लॉन में बिखरे हुए थे। झाड़ू उठाओ और यहाँ की सफाई करना शुरू करो। आज मैं तुम्हें सफाई करने वालों का असल मतलब समझाता हूँ। माही ने उसे सफाई करने वाले से तशबीह दी थी ना।
और ये बात असद को हजम नहीं हो रही थी और अब वो उसे उसी चीज का बदला दे रहा था। मैंने कहा झाड़ू उठाओ और यहाँ की सफाई करना शुरू करो, वरना मैं हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वो डर के मारे उछल पड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। कुछ आंसू उसके गालों पर भी बह निकले थे, लेकिन असद को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। माही ने इधर उधर देखा। लॉन बहुत बड़ा था। उसकी सफाई के बारे में सोच कर ही उसके दिल में हौल उठने लगे थे। मिस माहम, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर इस आधे घंटे में आपने यहाँ की सफाई मुकम्मल ना की तो फिर पूरी रात आपको इसी जगह पर खड़ा रखूंगा। वो कहकर खड़ा हुआ और लॉन का चक्कर लगाने लगा। माही ने दिल ही दिल में दुआ की कि वो चक्कर न लगाए, क्योंकि इससे सारा कचरा घास के नीचे छुपा दिया था। लेकिन असद ने पूरा लॉन देख लिया। अब उसकी सजा में इजाफा हो गया। उसे पूरी रात वहीं खड़ा रहना था। कुछ देर बाद उसकी टांगों में शदीद दर्द होने लगा। असद आराम से कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक माही की नजर टॉमी पे पड़ी। कुत्ता उसे घूर रहा था। उसे बचपन से कुत्तों से बहुत डर लगता था। असद लाला, उसने धीमे लहजे में पुकारा, लेकिन असद ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ हामिद ने कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। टॉमी फौरन माही की तरफ भागा। माही ने जोरदार चीख मारी और भागती हुई असद की तरफ आई। वो इससे टकरा गई और दोनों स्विमिंग पूल में जा गिरे। माही को तैरना नहीं आता था। वो बार बार असद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्लीज असद लाला, मुझे इससे दूर ना करें प्लीज। वो खौफ से उससे लिपट गई। कुछ लम्हों बाद माही को अपनी हालत का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा सी हो गई। असद ने उसे संभाल कर किनारे पर लाया। ऐसी हालत में ही अंदर जाने का इरादा है? अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो थोड़ा मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। वो सर्द लहजे में बोला। फिर उसने अपनी चादर उसके कंधों पर डाल दी और उसे अपने पीछे आने का कहा। माई खामोशी से उसके पीछे चलती हुई हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे अभी तक असद के लम्स का एहसास हो रहा था। उस वक्त कमरे में नरीन दाखिल हुई। वाह मैडम साहिबा, आज तो आपने फिल्मी सीन ही कर दिया। ये सुनकर उसने इंतहाई नागवारी से नरीन को देखा। फजूल की बातें ना करो। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि उस जालिम इंसान से जान छूट गई। अचानक उसके जहन में टॉमी का ख्याल आया, क्योंकि जब असद उसे बाहर निकाल रहा था तब वो कुत्ता कहीं भी मौजूद नहीं था। दरअसल हामिद ने सीटी बजाकर उसे फौरन वापस बुला लिया था, क्योंकि वो जानता था कि बाद में इसी की शामत आएगी। दूसरी तरफ असद जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसके दिल की हालत बहुत खराब थी। उसका दिल मामूल से हटकर बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि उससे पहले कोई लड़की उसके करीब नहीं आई थी। उसने अमेरिका में अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे थे और इस दौरान उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हुई भी रही थी। चंद उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो उसके काफी करीब भी आई थी, लेकिन उसने कभी भी किसी की कुर्बत में वो सुकून महसूस नहीं किया था जो इसे इस बेवकूफ लड़की के करीब महसूस हो रहा था। न जाने उसमें ऐसा कौन सा जादू था जिसे असद के हसार से निकल ही नहीं दे रहा था। जब उसकी आंखों के सामने माही का घबराया हुआ चेहरा आया तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे समझ आ गया था कि अब इस लड़की को किस तरह कंट्रोल करना है। वो गुस्से से मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए असद ने उसके लिए मोहब्बत का तरीका तलाश किया। ऐसा तरीका जिससे असद का भी मकसद पूरा हो सकता था और माही भी सुधर सकती थी। रात का दूसरा पहर
शुरू हो चुका था। माही अपने बिस्तर पे लेटी करवटें बदल रही थी। जब से वो असद के करीब गई थी, इसका दिल बेचैन सा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसने बेख्तियार अपने सीने पे हाथ रखा और दबी दबी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। नरीन ने उसे अकेला मुस्कुराता देखा तो छेड़ते हुए बोली, लगता है असद भाई ने आज तुम पर अपना जादू चला दिया है। ओ हेलो, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। वो मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता, ना ही मेरा टेस्ट इतना खराब है कि मैं उसके असर में आ जाऊं। मुझे बस कॉलेज की एक बात याद आ गई थी, इसी वजह से मैं मुस्कुरा रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम प्लीज किचन में जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। ये सुनते ही नरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कहीं भी नहीं जा रही, उसने दो टोक अंदाज में कहा। क्या तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगी? याद करो, आधी रात को तुम्हें भूख लगी थी और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाने गई थी। माही ने उसे अपना एहसान याद दिलाया, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र ना करो, जिस इंसान से तुम डर रही हो वो हवेली में ही नहीं। माही अपने भाई फिरोज खान की बात कर रही थी, जो नरीन का मंगेतर था। दोनों की पसंद की मंगनी हुई थी और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। फिरोज नरीन के मामले में बहुत जज्बाती था और जल्द अज जल्द उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नरीन अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। ये सुनकर नरीन कुछ मुतमईन हो गई और दबे पांव किचन में चली गई। वो अभी पानी का ग्लास में डाल रही थी कि अचानक किसी के पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जानी पहचानी खुशबू महसूस करते ही उसका जिस्म कांप गया। कैसी हो मेरी जान? फिरोज उसके कान के करीब झुककर बोला, आप आप यहाँ? वो मुश्किल बोल उठाई, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच सकती हो? वो इसे अपने कमरे में ले गया। नरीन ने इनकार किया, डर भी गई, मगर फिरोज ने खुद को संभालते हुए नरम लहजे में उससे कहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? नरीन ने हिम्मत करके जवाब दिया, क्योंकि आप मुझे डराते हैं। आपको मोहब्बत करना नहीं आता? ये कहकर वो रोने लगी। फिरोज का गुस्सा फौरन खत्म हो गया। उसने इसे तसल्ली दी और माफी मांगी। फिर धीरे धीरे उसके अंदाज में नरमी आ गई। मुझे सिर्फ मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए। ये सुनकर फिरोज ने उसे यकीन दिलाया और अपने रवैये को बदलने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो दोनों करीब आ गए और नरीन को पहली बार उसकी मोहब्बत में सुकून महसूस हुआ। बाद में फिरोज ने एक राज बताया। क्या तुम्हें पता है कि माही और असद का निकाह हो चुका है? ये सुनकर नरीन हैरान रह गई। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल सच। नरीन खुश हो गई, लेकिन फिरोज की नीयत भाप कर फौरन वहां से भाग गई। कमरे से बाहर आकर उसने माही को देखा और शर्मा कर चेहरा मोड़ लिया। इधर माही ने फिरोज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर उसने हंसते हुए अपनी अपना बटुआ उसके हवाले कर दिया। जो लेना है ले लो। माही खुशी से झूमती हुई जा रही थी कि सामने असद आ गया। कितनी बार कहा है, रात के बाद कमरे से बाहर मत निकला करो। माही गुस्से में बोली, आप खुद को क्या समझते हैं, जैसे मुझ पर हक रखते हो, जैसे मेरे शौहर हो? असद ने फौरन उसका बाजू पकड़ा, उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी यही जबान तुम्हें सजा दिलवाती है। फिर उसने उसे पीछे धक्का दिया और अपने कमरे में चला गया। माही की आंखों में आंसू आ गए। देख लेना, आपको भी आप जैसी बीवी मिलेगी। दिल की भड़ास निकाल कर वो अपने कमरे में आ गई, जहां नरीन गहरी सोच में बैठी थी। छुप छुप कर मिलने से बेहतर है शादी ही कर लो, माही ने चिढ़कर कहा। नरीन ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश हो गई, क्योंकि फिरोज ने उसे राज न बताने को कहा था। माही उसके बदलते अंदाज पर मजीद उलझ गई और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें बात बतानी ही नहीं तो फिर मुझे इतना एक्साइटेड क्यों कर रही हो?
नहीं होती तो फिर इस तरह रिएक्ट भी ना किया करो। उसे डांटते हुए वो सोने के लिए लेट गई। मेरे शौहर का वॉलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? नरीन की नजर माही के हाथ में मौजूद वॉलेट पर पड़ी। असल में तुमने आज मेरे भाई को जो खुशी दी है ना, उसने उसी खुशी का इनाम मुझे दे दिया है। ये कहकर माही ने वॉलेट में से 5,000 के कई नोट निकाल कर नरीन के सामने लहराए। नरीन बगैर कुछ कहे शर्माने लगी। अब उसका दिल भी रुखसती के लिए उसे उकसा रहा था, मगर वो खुद से ये बात कहना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि फिरोज खुद दोबारा दादा जान से बात करें। सुबह का वक्त था जब माही की आंख खुली। कोई इसे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़े असद को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अपना मुंह बंद करो, वरना मक्खी अंदर चली जाएगी। पहली बात तो ये कि मुझे लाला कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि जल्दी से ट्रैक सूट पहनकर नीचे आओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी मोटी हो रही हो। आज से तुम मेरे साथ जॉगिंग पर जाओगी। ये सुनकर माही को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। अभी तो थोड़ी देर पहले ही सोई थी, क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी और वो ड्रामा देख रही थी। माही ने फौरन एक चाल चली और ट्रैक सूट पहनकर लॉन में जाने के बजाय हवेली के पीछे हिस्से में बने जिम में पहुंच गई, जहां फिरोज वर्जिश कर रहा था। खैर तो है, आज सूरज मशरिक से कैसे निकला? भाई जान, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। फिरोज उसकी हालत देखकर सारी बात समझ गया और मुस्कुरा कर इसे रिंग मशीन पर दौड़ने को कहा रनिंग मशीन पर दौड़ने को कहा। सिर्फ 2 मिनट में ही माही की सांस फूल गई। इधर असद जब दोबारा उसे कमरे में आया तो नरीन को पाकर गुस्से में आ गया और उसे ढूंढते हुए नीचे पहुंचा। दादी ने बताया कि वो जिम में है। ये लड़की वाकई बहुत तेज है। वो गुस्से से दांत पीस कर रह गया। जब वो जॉगिंग करके वापस आए तो ये माही से नजर न आई। दूसरी तरफ माही को फिरोज ने तकरीबन 1 घंटा दौड़ाया था और वो थक कर फर्श पर लेटी सांसें ले रही थी। इस हवेली के सारे मर्द जालिम हैं। इसी वक्त उसने महसूस किया कि कोई उसके सर पर खड़ा है। आंखें खोली तो सामने असद को पाया। वो मुस्कुरा रहा था। नाश्ते की मेज पर फिरोज ने दादा जान से अपनी और नरीन की रुखसती की बात की। दादा जान ने नरीन की तरफ देखा तो वो दबी दबी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन शादी के बाद मेरी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दादा जान सब समझ गए और राजी हो गए। माही जब नाश्ता करने आई तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज का दिन भी बहुत बुरा है गुजरेगा। शाम को कजन आए और माही को फिर मौका मिल गया असद की बुराइयां करने का। वो बोलती ही चली गई और आखिर में बददुआ भी दे दी। देखना, इनको बहुत काली और मोटी बीवी मिलेगी। ये सुनकर असद गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी तो पहले ही बहुत खूबसूरत है। रात को माही ने नरीन से साथ सोने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। मजबूरन माही को अकेले कमरे में जाना पड़ा। इधर असद दादा जान से अपने और माही के निकाह के बारे में बात कर रहा था। बचपन में ही उन दोनों का निकाह हो चुका था, मगर माही को इस बात का इल्म नहीं था। रात गए असद खामोशी से माही के कमरे में दाखिल हुआ। वो सो रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो चीखने लगी, मगर असद ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया। चिल्लाना मत, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी बीवी कोई आम नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत है, और वो तुम हो। ये सुनकर माही हैरान रह गई। असद ने निकाहनामा और तस्वीर उसके सामने रख दी। माही को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका निकाह बचपन में हो चुका है। असद ने उसे समझाने की कोशिश की, जबकि माही अभी तक सदमे में थी। आखिरकार असद वहां से चला गया और माही को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। कुछ देर बाद नरीन कमरे में आई तो माही ने
اس کے بال پکڑ لیے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے بھائی سے میرا نکاح ہو چکا ہے؟ ارے اپنے شوہر کو گالیاں دے رہی ہو؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، سمجھ لو۔ یہ مجھے نہیں، دادا جان کو جا کر بتاؤ۔ دماغ میں بٹھا کر رکھا کہ میرے ہمارے خاندان میں بچپن کے نکاح نہیں ٹوٹا کرتے، اور وہ جو اسد لالا ہے نا، وہ تو مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گنگناتے ہوئے اپنے بستر پر جا کر سو گئی، جبکہ ماہی نے وہ رات جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن تک اسے اسد حویلی میں کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے دادا جان سے جا کر بات کی تو واقعی سب کچھ کنفرم ہو گیا۔ وہ اسد کی منقوہات تھی۔ ایک حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ مرد حضرات ڈیرے پر تھے جبکہ عورتیں دعوت پر گئی ہوئی تھیں۔ دادی جان نے ماہی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسد کو معلوم نہیں تھا کہ ماہی حویلی میں موجود ہے۔ وہ پچھلے حصے میں تھا جہاں ایک آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اسد کے آدمی نے اس کے ماتھے پر پستول رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص شیر خان تھا جو اسد کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور اس نے اسد پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسد اسے مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ میں 3 تک گنتی گنوں گا، اگر تم نے نام نہ بتایا تو تمہیں یہی مار دوں گا۔ جیسے ہی وہ گنتی گننے لگا، اسے ایک جانی پہچانی چیخ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماہی کھڑی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ ماہی نے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر گر پڑی۔ میرے پاس مت آنا، تمہیں قاتل ہو۔ اسد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں تھی اور سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے اسد کو دیکھا مگر فوراً نظر ہٹا لی۔ اس دن کے بعد وہ اس سے دور رہنے لگی۔ جب دادا جان نے رخصتی کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگر زبردستی کی گئی تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ فیروز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر ماہی راضی نہیں تو نکاح توڑنا ہوگا۔ یہ سن کر اسد غصے میں آ گیا۔ اگر تم مجھے اپنی بہن نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں اپنی بہن نہیں دوں گا۔ گھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ماہی کو اسد سے شدید نفرت ہو گئی کیونکہ وہ اسے قاتل سمجھ رہی تھی۔ اسد نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف نرین اور فیروز کے درمیان بھی دوریاں آ گئی۔ آخرکار نرین نے ہمت کر کے فیروز سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ یہ سب غلط فہمی ہے۔ فیروز مان گیا اور دونوں نے مل کر یہ مسئلہ حل کرنے کی فیصلہ کیا۔ ایک رات نرین ماہی کو زبردستی پچھلے حصے میں لے گئی جہاں اسد پہلے سے موجود تھا۔ اسد نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ قاتل ہیں۔ ماہی رو پڑی۔ اسد نے اسے سچ بتایا کہ وہ شخص ایک مجرم تھا جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور انہیں بیچتا تھا۔ وہ اسے صرف ڈرا رہا تھا، مارا نہیں تھا۔ پھر وہ اسے اس لوگوں کے پاس بھی لے گیا جن کے ساتھ اس شخص نے ظلم کیا تھا۔ پوری رات وہ اسے حقیقت دکھاتا رہا۔ اب ماہی کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اسد نے کہا۔ ماہی کا دل نرم ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے، ایسے نہیں، مجھے منانا پڑے گا۔ ماہی نے جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہو کر اپنی معافی کا اظہار کیا اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئیں۔ اگلی صبح وہ حویلی واپس آئے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا سوائے نرین اور فیروز کے۔ اگلے دن ماہی نے دادا جان سے رخصتی کے لیے ہاں کر دی۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فیروز نے بھی نرین سے معافی مانگی اور جلد ہی دادا جان نے دھوم دھام سے چاروں کی رخصتی کر دی۔